नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं भारत में कोरोना के जो मौत के आंकड़े अब WHO ने दिए हैं और ये दावे किए हैं कि वो ज्यादा हैं जितने रजिस्टर हुए थे उससे, उस पर अब भारत ने ऐतराज जता दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक WHO के मॉडल, डेटा कलेक्शन, डेटा सोर्स और तरीके यानी कि मेथोडोलॉजी पर सवाल उठाए गए हैं। WHO ने दावा किया है कि भारत ने कोरोना से मौत के जितने आंकड़े दिए हैं वो दरअसल उससे 47 लाख ज्यादा मौत हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस बारे में वो चुप नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि WHO ने आज ये दावा किया कि 2020-21 के दौरान कोरोना से मौत के जितने आंकड़े दुनिया भर से आए हैं उसमें 1,49 लाख मौतें ज्यादा हुई हैं। We understand that this report has covered what they label as excess mortality in the years spanning COVID-19 pandemic. India has been clearly telling WHO with all humility and through diplomatic channels, with data, with rational reasoning, that we do not agree with the methodology that has been followed. We have a robust system of the CRS and we released that report yesterday, and as per law and the timeline, the 2021 numbers will also see. The important thing is that when we had COVID deaths occurring and we did not have a definition of death, not even the WHO had any definition for death after COVID-19. When till I've become positive today, I die after 2 weeks, will it be COVID death? I die after 2 months, will it be COVID death? I die after 6 months, will it be COVID death? So that definition, we looked at all the data that we had and we came to the conclusion that 95% of the deaths that occurred after testing positive for COVID-19 were occurring in the first 4 weeks. So a cutoff of 30 days was given for the definition of death. और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिमल, WHO ने किस तरीके का, या जिसे हम मेथोडोलॉजी कहते हैं, ऐसा क्या इस्तेमाल किया है कि उसने इतना ज्यादा एस्टिमेट दिया है? देखिए, भारत को लेकर बात करें अंजलि, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग है ये, एक तरीके से प्रोजेक्शन की बात है और प्रोजेक्शन पे ही आपत्ति है कि वो तरीके क्या क्या हैं। इसमें जो WHO ने भारत सरकार को बताया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र ने जो हमें जानकारी दी, उसमें ये कहा कि कुछ राज्यों से डेटा हमने लिए और राज्यों में भी चुनिंदा राज्य चुने गए, 17 राज्य चुने गए अंजलि, जिसके आधार पर ये डेटा जारी किया गया है, क्योंकि ये बताया गया कि 17 राज्यों में 60% आबादी भारत की रहती है। 17 राज्यों के नाम भी हमारे पास है, जिसमें महाराष्ट्र है, केरला है, बिहार है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, ये तमाम ऐसे राज्य हैं। 17 राज्य। डेटा कलेक्शन का जो मेथड है वो राज्यों की जो वेबसाइट पे है डेटा वो है, जो RTI के जरिए डेटा अखबारों ने पब्लिश किया मौत के डाटा वो है। और तीसरा सबसे दिलचस्प आंकड़ा ये है कि यहाँ के किसी एक सज्जन ने करीब 1.5 लाख लोगों का टेलीफोनिक इंटरव्यू किया था और उस आधार पे जो नतीजे निकाले थे उसको भी WHO ने तरजीह दी है। अब यहाँ पे गंभीर बात यह है कि लगातार नवंबर से WHO को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लगातार लिख रहे थे, क्योंकि इस तरह के डेटा मांगे जा रहे थे। चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिला, जिसमें बार बार ये कहा गया कि मॉडल बता दीजिए। मॉडल से हमें कोई आपत्ति नहीं, अगर मॉडल आप एक बार बता देंगे कि वो सेटिस्फाई करने वाला होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं। न मॉडल बताया गया, न राज्यों के नाम बताए गए। राज्यों के नाम अभी 3 दिन पहले बताए गए, जो अभी हमें जानकारी मिली है कि किन किन राज्यों को उन्होंने उठाया है, तो पूरे राज्यों को भी नहीं उठाया। तो एक प्रोजेक्शन, जो मैथमेटिकल प्रोजेक्शन होता है, उसके आधार पर ये चीजें ड्रॉ की गई है और ये सामने में तथ्य हैं। यहाँ पे साथ तौर पे ये भी है कि जब WHO के DG टेड्रोस यहाँ पर आए थे, क्योंकि ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी, तो उनके सामने भी सूत्र हमारे बताते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र की उनके सामने भी आपत्ति दर्ज की गई थी और उन्होंने कहा था कि इसको टेक्निकल टीम देखेगी, लेकिन बावजूद इसके डेटा रिलीज किया गया और भारत ही नहीं तमाम देशों को लेकर ये डेटा रिलीज किया। एक और दिलचस्प आंकड़ा है, भारत टायर 2 कैटेगरी में रखा गया है, जबकि इराक जैसी कंट्री जहां पे वैसा रोबस्ट सिस्टम नहीं है, वो टायर 1 सिटी में है डेटा कलेक्शन को लेकर। तो ये तमाम चीजें आपत्ति हैं। भारत ने सीधे तौर पे ये कहा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जो सूत्र हमें कह रहे हैं कि इसको एग्जीक्यूटिव बोर्ड में उठाया जाएगा, क्योंकि इस पे हमारी सीधे तौर पे आपत्ति है
क्योंकि ये भी स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कि मामले छुप सकते हैं लेकिन इतनी ज्यादा मौतें नहीं छुप सकती। हमने लगातार ये चीजें बताई है। अभी जो अगर हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट देखें तो 5,23,000 मौतें अभी तक कोरोना से हुई है, और उसमें दर्शकों को बताएं कि WHO ये कह रहा है कि 47 लाख ज्यादा मौतें हुई हैं जो भारत ने रिपोर्ट नहीं की है। तो एक तरीके से मैथमेटिकल प्रोजेक्शन, मॉडलिंग, डेटा सोर्स और डेटा कलेक्शन की प्रक्रिया जो है उस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सवाल उठाया है। तो ये जो मौत का आंकड़ा WHO दे रहा है उसके मुताबिक करीब 10 गुना ज्यादा मौत, और करीब टोटल जो कुल मौतें हुई हैं दुनिया में उसका एक चौथाई ही ये मान के कह रहे हैं कि भारत की तरफ से आ रहा है। तो ऐसे में सरकार को अगर हार्ड फैक्ट्स देने पड़े, नंबर्स देने पड़े इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, इसको गलत साबित करने के लिए, तो क्या वो निकाले जा सकते हैं आसानी से मौत के आंकड़े? देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यही कहा कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो प्रक्रिया 1958 से अपनाई जा रही है उसके तहत जन्म और मौत का जो है वो पूरा पंजीकरण होता है। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया और अभी तक बैकलॉग डेथ्स जुड़ते जा रहे हैं अंजलि। तो ये भी एक प्रक्रिया का ही हिस्सा है, सहज बनाने का तरीका। जिन लोगों के घर में उस वक्त में डेथ हुई वो भी आंकड़े धीरे धीरे बैकलॉग के जरिए हमने रोज दिन जो रिपोर्ट किया वो आंकड़े आ रहे हैं। तो भारत सरकार की दलील यही है कि अगर आंकड़े हमसे मांगे जाते और हमारे पास एक रोबस्ट मैकेनिज्म है आंकड़ों को देने को लेकर, वो आंकड़े हमसे क्यों नहीं लिए गए? वो अगर टेलीफोनिक सर्वे किया जाता है, उस आंकड़े को सम्मिलित किया जाता है, जो RTI के जरिए जो आंकड़े मिलते हैं वो जो अखबारों में छपते हैं उसका हवाला लिया स्वास्थ्य WHO ने, लेकिन हमसे वो आंकड़े मांग सकती थी। हमने ये भी कहा कि जो 2021 का आंकड़ा है वो कुछ वक्त में आने वाला है, हम आपसे सम्मिलित भी करेंगे, आपसे साझा भी करेंगे। उसकी तरफ कोई सुनवाई नहीं की गई। तो ये तमाम चीजें हैं दलीलों के तौर पे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने भारत रख सकता है। और एक और यहाँ पे दिलचस्प वाकया अंजलि, कोवैक्सीन अगर याद हो, इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए कोवैक्सीन के लिए 9 बार क्वेरी WHO ने रेज की थी। 9 बार, कोई क्वेरी 1 बार 2 बार 3 बार में हो सकता है कि चीजें सामने में निकल कर आ जाए, 9 बार क्वेरी हुई। दूसरी नंबर चीज जो अहम बात एक और है, जब से कोविड पैंडेमिक शुरू हुआ फरवरी और मार्च के महीने में शुरुआती वक्त में निगेटिव डेथ दिखाया गया है कोविड से, यानी जो प्रोजेक्शन WHO कर रहा था वैसे कोई आंकड़े नहीं आया, और वो WHO कह रहा है कि शायद आपने कोई लॉकडाउन या रेस्ट्रिक्शन उस तरह के लगाए होंगे, तो वो निगेटिव डेथ शो कर रहा है। यानी जो हमने अनुमान लगाया वो डेथ नहीं आया, तो निगेटिव डेथ भी है WHO के उस फिगर में। तो निगेटिव डेथ पर भी सवाल उठता है कि निगेटिव डेथ उस वक्त में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया गया था, कोई रिस्ट्रिक्शन उस तरीके से नहीं अमल में लाया गया था। तो ये तमाम चीजें हैं जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अपने पक्ष के तौर पर रख सकता है। साथ में ये भी रख सकता है कि बार बार चिट्ठी लिखने के बावजूद कोई कम्युनिकेशन प्रॉपर चैनल के जरिए क्यों नहीं किया गया, कोई जवाब क्यों नहीं दिया गया, ताकि वो आंकड़े सही से दिए जा सकते थे। तो ये तमाम चीजें हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के पास कहने के लिए। बिल्कुल आंकड़े हैं, और आंकड़े जो कि एक मैथमेटिकल मॉडल से निकाल करके एक देश के ऊपर थोप दिए गए, और ये बेहद चौंकाने वाले आंकड़े, इसलिए सवाल उठना जायज है। शुक्रिया आपका परिमल। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की तरफ। 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने सिलीगुड़ी में विजय संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही अमित शाह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में अफवाह फैला रही है कि नागरिकता कानून या CAA जमीन पर लागू नहीं होगा। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना की लहर समाप्त होते ही CAA को जमीन पर उतारेंगे। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि घुसपैठ चलता रहे और बंगाल में जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता भी मिले, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि CAA वास्तविक था, वास्तविक है और वास्तविकता रहने वाला है। मित्रों, आज मैं उत्तर बंगाल में आया हूं। मैं आपको स्पष्टता कर जाता हूं, तृणमूल कांग्रेस CAA के बारे में अफवाह फैला रही है कि CAA जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही CAA को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, CAA वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला है।
गृह मंत्री ने यह भी कहा कि 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बंगाल में अत्याचार, भ्रष्टाचार, कट मनी सिंडिकेट का राज बंद नहीं हुआ। वहीं ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि गृह मंत्री बंगाल की चिंता छोड़कर दिल्ली पर ध्यान दें। बंगाल के अंदर अत्याचार कम हुआ है क्या? जोर से बोले, हुआ है क्या? कट मनी बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार बंद हुआ है क्या? सिंडिकेट का राज बंद हुआ है क्या? भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या बंद हुई है क्या? ममता दीदी, 3 बार आपको चुनाने के बाद भी आप नहीं सुधर रही है। आप ये मत सोचना कि भाजपा वाले लड़ेंगे नहीं। तृणमूल कांग्रेस को बारे में उनको सोचने का जरूरत नहीं है। उनको दिल्ली देखना चाहिए, ही इज अ होम मिनिस्टर। उनको उत्तर प्रदेश में क्या कर रहा है उसको देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में जर्नलिस्ट के साथ क्या हुआ है और उनको देखना चाहिए। जहांगीरपुरी में क्या हुआ है उनको देखना चाहिए। बंगाल उनको पास नहीं है, इसलिए बंगाल का बारे में इतना गंदा बात करने का कोई शोभा नहीं देता। उन्होंने क्या चाहते हैं, क्या किया है, उन्होंने क्या किया है देश में? होम मिनिस्टर का नाते सीबीआई, ईडी छोड़ के और कोई काम उन्होंने किया है जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं? दिल्ली से दंगा लेकर इनका दिन भी नहीं छोड़ा, और दिन भी दंगा किया है। जम्मू कश्मीर का नया राजनीतिक नक्शा आखिरकार तैयार हो गया है। परिसीमन आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें 90 विधानसभा सीटों और 5 स्थायी सीटों को नोटिफाई किया गया है। इसके बाद अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन आयोग की नई रिपोर्ट में जम्मू को 6 नई सीटें दी गई हैं। कश्मीर को महज 1 और विधानसभा सीट देने का प्रस्ताव यहां पर दिया गया है। जम्मू के नए सियासी गणित में सिर्फ 10 सीटें मुस्लिम बहुल निकल कर आ रही हैं। फिलहाल 13 सीटों पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं, तो ये पूरा गणित बदलने वाला है। कश्मीर में पंडितों के बाहुल्य वाली इकलौती सीट को दूसरी सीट से जोड़ दिया गया है। वहीं बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए ये आरोप लग रहा है कि ये परिसीमन किया गया है। ये कश्मीर के सभी राजनीतिक दल कह रहे हैं। परिसीमन आयोग की आखिरी रिपोर्ट और मसौदा रिपोर्ट में कोई भी फर्क नहीं है, इसके बावजूद कि इसको लेकर ऑब्जेक्शन और आपत्तियां और टिप्पणियां दी गई थीं। विपक्ष को परिसीमन में अब कई तरह की खामियां इस वक्त नजर आ रही हैं और वो बता भी रहे हैं। क्षेत्रीय दलों ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। दर्शकों की अनदेखी के बाद अब जम्मू को इंसाफ मिला है। ये बीजेपी का स्टैंड इसमें निकल कर आ रहा है। और फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नागराजू नाम के एक युवक को कल रात चाकुओं से गोदकर मार डाला गया जब वो बाइक पर अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा था। हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध मृतक की पत्नी के रिश्तेदार हैं। नागराजू की पत्नी ने अपना नाम शादी के बाद पल्लवी कर लिया था, लेकिन उससे पहले वो अशरीन फातिमा थी। बताया जा रहा है कि कॉलेज के दिनों से ही दोनों के बीच प्यार था, लेकिन लड़की के घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे। शादी के बाद भी नागराजू को धमकियां मिल रही थी। कल रात हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन कई राहगीरों ने इस घटना को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने धरपकड़ शुरू की। इस हत्याकांड को लेकर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है।